नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी का प्रपोजल। माँ जी, आपकी बेटी तो बड़ी त्रिया चरित्र वाली निकली। बड़ी मुश्किल से एक जगह सगाई पक्का किया, वह भी तुड़वा कर बैठ गई। क्या क्या पापड़ नहीं बेले, 4 जगह देखकर रिश्ता पक्का किया था। न कहीं की हूर है, न कहीं की अप्सरा। कितना ठोक बजाकर अच्छी जगह रिश्ता तय किया था, वह भी ठीक से नहीं निभा पाई। अब मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखूंगी, तो आप अपना रोना धोना मत शुरू कर दीजिएगा। कब तक बुआ के खातिर अपनी बेटी शालू को घर में बैठाई रहूंगी? वह भी तो जवान हो रही है। अब बुआ अपना शादी नहीं करना चाहती, तो क्या मेरी बेटी भी कुंवारी रहेगी? कविता आंसू बहाते हुए बोली, भाभी, शालू की शादी मेरे कारण देर से हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। यह अलग बात है, मेरे और मेरी भतीजी शालू में उम्र का अंतर 5 साल ही है। फिर भी अगर शालू के लिए रिश्ता आ रहा है, तो उसकी शादी कर दीजिए। कविता की माँ केतकी जी बोली, बेटी शालू, तू क्या कह रही है? जात बिरादरी में तो तेरे बड़े भाभी भैया की बदनामी होगी कि बुआ बैठी है और भतीजी की शादी हो गई। माँ जी, तो क्या हुआ? आपकी बेटी के कितने नखरे हैं। हर लड़का तो पसंद आता नहीं है। एक जगह पक्का किया, वह भी तुड़वा कर बैठ गई। अब मैं अपनी शालू के हाथ पीले करूंगी। अभी तो 4 जगह से रिश्ते बैठे बैठे आ रहे हैं। कल को उम्र ज्यादा हो गई तो कौन करेगा ब्याह? उसका भी इस साल एमए फाइनल ईयर हो गया है। अब मैं उसकी शादी करके रहूंगी। रजनी ने कहा तो केतकी जी बोली, बहू, कैसी बातें करती हो? लोग तो समाज में यही ताने मारेंगे कि बाप का साया सर से उठ गया तो भाई ने अपनी बेटी की शादी कर दी और बहन को घर ही बैठाया है। माँ जी, मैं समाज के चक्कर में अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। अरे, उसके भी कुछ अरमान हैं। कविता को पढ़ा लिखा कर आपने सर पर चढ़ा दिया है। नौकरी करती है तो क्या छूट मिल जाती है मनमानी करने का? तभी केतकी जी का इकलौता बेटा संजय अपने कमरे से दुकान जाने के लिए निकला और सारी बातें सुन रहा था। हाँ अम्मा, रजनी सही कह रही है। अब मुझे अपनी बेटी का भी शादी करना है। बहुत देख लिया तुम्हारा, बहुत समय निकल गया तुम्हारी बेटी के चक्कर में। कविता बोली, मेरी क्या गलती है भैया? मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया और ना ही कुछ कहा। पर मनोज ही मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं? भाभी तो गैर है, पर आप तो अपने हैं। आप तो मुझ पर भरोसा करिए। तभी कविता के बड़े भैया संजय ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया और बोला, सगाई टूटने के बाद तो लड़की की बोलती बंद हो जाती है, पर तेरी तो जबान कैंची की तरह चलने लगी है। अपनी ही मनमानी करती है। एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान लड़ा रही है। तेरी भाभी तो सही कह रही है। अब मुझे शालू का रिश्ता देखना होगा। केतकी जी बोली, बेटा, तूने तो मरते समय अपने पिताजी को वचन दिया था कि तू हम सब का ध्यान रखेगा, कविता का ब्याह अच्छे खानदान में तय करेगा। लेकिन तू तो बदल गया। क्या माँ, मैंने कविता के लिए लड़का नहीं देखा? वह रईस खानदान का लड़का था, पर वह आज सुबह सुबह यह सगाई की अंगूठी हमें लौटाने आया था। तो इसका क्या मतलब मैं समझूं? बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी बेटी का घर बसाने के चक्कर में अपनी बेटी का जीवन तबाह नहीं कर सकता। उसी समय सालू चेहरे पर क्रीम पाउडर पोते हुए कमरे से आई और बोली, बुआ, दादी, आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? और माँ, मेरी शहनाज की डायमंड फेशियल किट नहीं मिल रही है। कल ही तो ऑनलाइन से मंगवाया था। वो बेटा कहीं रखा गया होगा। तू चिंता क्यों कर रही है? जा पार्लर में अच्छे से फेशियल करवा ले। कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो तुझे चांद जैसा दिखना होगा। अपनी बुआ की तरह काली कलूटी नहीं।
माँ बेटी दोनों बुआ के शक्ल सूरत की बुराई करते हुए ठहाके मारकर हंसने लगी। उसके बाद सालू पार्लर चली गई। और हाँ माँ, याद आया मुझे, मैनीक्योर और पेडिक्योर भी करवाना है। हाथ पैर भी सुंदर दिखने चाहिए। जो करवाना चाहे करवा लो। सुनिए जी, इसको 10,000 रुपये दे दीजिए। हाँ हाँ सालू बेटा, यह लो। इतना कहकर संजय अपनी दुकान में चला गया और सालू पार्लर चली गई। तो रजनी बोली, अब खड़े खड़े कविता मेरा मुंह क्या देख रही हो? कुछ सुनाई देता है कि नहीं? लड़के वाले आएंगे तो बहुत तैयारी करनी है। अब किचन में चल, आज से तैयारी कर लेते हैं ताकि कल काम हल्का हो। पर भाभी, मुझे तो ऑफिस के लिए निकलना है। अब तेरा जॉब करके क्या फ़ायदा, जब लड़कियों के पर निकल आए जॉब करने से। नहीं भाभी, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। मैं ऑफिस से आकर आपका हाथ बटा दूंगी। हाँ हाँ, तुझे तो बड़ी जलन हो रही है। मेरी बेटी की शादी हो रही है। नहीं भाभी, मुझे कोई चिढ़न नहीं है शालू की शादी होने से। अच्छा सुन, ऑफिस से आते समय अच्छी दुकान से मिठाई वगैरह लेते हुए आना। ठीक है भाभी, पैसे दे दो। अब पैसे मैं क्यों दूं? तू कमाती है, किस लिए? क्या करेगी इन पैसों का? आधा सैलरी तो तुझे घर चलाने के लिए देना ही होगा। इतना कहकर रजनी अपने कमरे में चली गई और तैयारियों में जुट गई। फिर कविता ऑफिस चली गई। शाम हुई तो कविता ऑफिस से थक कर चूर हो गई थी। तभी रजनी आई। ओ महारानी, घर में बहुत काम है। जाकर पहले ड्राइंग रूम साफ कर ले और कल ऑफिस की छुट्टी ले लेना। मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली कि ऑफिस में मीटिंग है। मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आएंगे और कुछ स्पेशल बना देना खाने में। पर बहू, कविता अकेले इतना काम कैसे कर पाएगी? माँ जी, आप भी तो हाथ बटा सकती हैं ना। मुझे तो सालू को तैयार करना होगा। मैं तो बिजी रहूंगी, इसीलिए आप और कविता मिलकर काम कर लेना। इतना कहकर रजनी खाने में क्या बनेगा उसका लिस्ट बनाने चली गई। देखा बिटिया, शादी नहीं हुई तो तेरी भाभी तुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। केतकी जी ने कहा तो कविता ने बोला, छोड़ माँ, क्या फर्क पड़ता है इससे। दूसरे दिन शालू को देखने लड़के की माँ और पिता आते हैं। शालू ट्रे में मिठाई, दही बड़े, नमकीन चाय लेकर पहुंचती है। लड़के की माँ शालू से उसके पसंद नापसंद के बारे में पूछती हैं। फिर कहती हैं, यह नाश्ता वगैरह शालू तुमने बनाया है? तो शालू कहती है, हाँ, यह सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। कविता चुपचाप वहीं खड़े सब सुन रही थी। फिर रजनी पूरे फैमिली मेंबर से उन्हें मिलवाती है। लड़के के माता पिता कविता के बारे में पूछते हैं, कौन है? तो रजनी कहती है, यह हमारी नौकरानी है। कविता अपनी भाभी को घूरने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर मेहमानों के सामने बोलना उचित नहीं समझती। किचन में जाकर रोने लगती है। तभी सालू को देखने लड़का आता है और कहता है, सॉरी माँ, मुझे आने में लेट हो गई। रजनी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आओ, अभी सालू यहीं है। अभय को शालू देखते ही पसंद आ जाती है। कविता किचन के खिड़की से यह सब देख रही थी। उसे वह लड़का पहचाना सा लगा। थोड़ा करीब से देखा तो वह उसके ऑफिस का कलीग्स था। लड़के वालों को सालू पसंद आ गई थी। हाँ बोलकर वह सब अपने घर चले गए। फिर कविता बाहर आकर बोली, भैया भाभी, यह लड़का सही नहीं है। यह मेरे ऑफिस में काम करता है। इसका चरित्र सही नहीं है। बहुत सी लड़कियों से साथ इसके अफेयर हैं। वारी कविता, तुझे सबके सामने नौकरानी बोलकर मिलवाया। तू तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे अपने भतीजी की भविष्य की चिंता है। यह लड़का अच्छा नहीं है। इससे सालू की शादी होगी तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। तेरी शादी नहीं हुई तो मेरी भी बेटी की शादी तुड़वाने चली है। कितना पैसे वाला है पता है तुझे?
मेरी शालू राज करेगी, राज। भाभी, राज करे, इसीलिए तो मना कर रही हूँ, वहाँ पर शादी मत करो। तभी उसके भाई ने कविता की गालों में उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। केतकी जी रोते हुए कविता को अपने कमरे में ले गई। चुप हो जा बिटिया, तेरी शादी क्या टूटी, हम पर तो आसमान टूट गया। हमारे घर में जैसे इज्जत ही चली गई। आज बहू ने सबके सामने तुझे नौकरानी बोला। मुझे तो बहुत तेरी चिंता खाए जा रही है। कल को मैं ना रही तो तेरा क्या होगा। कविता रोते हुए घर से बाहर निकल गई। कहाँ जा रही है बिटिया, रुक तो। पर कविता तेज कदमों से चलती चली गई। आज उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। अपने आप को हल्का करने के लिए बस चलती जा रही थी। कहाँ जाना है उसे यह भी नहीं पता था। तब अचानक से एक अजनबी की आवाज आई, सुनिए। कविता ने पलट के देखा तो एक 6 फीट का हम उम्र नौजवान सा लड़का उसे पुकार रहा था। उसके कंधे पर बैग था। कविता ने गौर से देखा, वह नौजवान बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, चौड़ा, कंधा, मासूम सूरत, पर चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। जब व्यक्ति खुद उदास होता है तब उसे कोई अपने जैसा मिल जाता है तो बात करने का दिल हो ही जाता है। वह रुक कर बोली, जी कहिए। लड़के ने बैग को नीचे रखा, फिर बोला, घर जा रहा हूँ, मगर जेब में किराया नहीं है। आप मुझे 500 रुपये उधार देंगी। वह फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, भिखारी तो नहीं लगते, हट्टे कट्टे लगते हो, फिर अनजान लड़की से उधार मांग रहे हो। लड़का बोला, एड्रेस दे दो, जब भी दिल्ली आऊँगा तब आपके पैसे लौटा जाऊँगा। कविता ने ध्यान से अगल बगल देखा। वह चलते चलते स्टेशन के पास पहुंच गई थी। फिर लड़के से बोली, प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ जाओ, थक गए होगे। पहले अपने बारे में कुछ बताओ, फिर पक्का मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। कविता आज बहुत उदास थी। एक तो सगाई टूट गई थी। ऐसे आदमी ने धोखा दिया था जिसे वह प्यार भी करती थी। उसके भैया भाभी ने उसके लिए चुना था। बाद में कविता ने उसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दिया था जिसमें वह लड़का जॉब करता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार गहरा होता गया। 5 महीने पहले दोनों की घर वालों की सहमति से सगाई हो गई थी। कुछ दिन पहले ही उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई थी। वह सरकारी क्लर्क बन गया था। सरकारी नौकरी का उसे बड़ा गुमान था। लगते ही वह अपनी औकात दिखा गया और सगाई तोड़ दी। कविता की माँ विधवा थी और एक बड़े भाई थे। अचानक उम्मीदें टूटी तो वह भी टूट गई थी। दिल दर्द में इतना था कि समा ही नहीं रहा था। उधर भैया भाभी भी सगाई टूटने का उसी को कसूरवार समझते थे। भैया भाभी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। बेंच पर बैठने के बाद वह लड़का बोला, मेरा नाम पवन कुमार है, गांव का रहने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ। यहाँ रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्री का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मगर अचानक घर में प्रॉब्लम हो गई है। तैयारी के लिए बड़ा भाई खर्चा भेज रहा था, मगर कुछ दिन पहले ही वो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया है। अब घर में सिर्फ मेरे बूढ़े माता पिता हैं। माँ भी आए दिन बीमार रहती है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरी तैयारी का खर्चा उठा सके। कविता उदास होकर बोली, जब अपने मझधार में साथ छोड़ते हैं तब दर्द बहुत होता है। तुम्हारा भाई अलग हो गया और मेरा बड़ा भाई साथ होकर भी बेगाने हैं। वह बोला, मगर क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। वह कुछ सोच कर बोली, कितना खर्चा हो जाता है यहाँ हर महीने तुम्हारा। वह बोला, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद अगली ट्रेन रात 11 बजे के बाद है। अगर हेल्प कर सकती हो तो कर दो। वह अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, कितने दुर्भाग्य की बात है, भविष्य में एक आईएएस या आईपीएस
बनने वाले लड़कियों को किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। पवन स्वाभिमानी था, इस कारण उठते हुए बोला, बेइज्जती मत करो, उधार मांगा है, लौटा दूंगा। अगर दे सकती हो तो दे दो, वरना चलता हूँ। कविता ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। फिर बोली, मैंने पूछा था महीने में कितना खर्चा हो जाता है, मगर तुमने बताया नहीं। मैं प्राइवेट जॉब करके 25,000 महीने के कमा लेती हूँ। 15,000 रुपये अपने भैया भाभी को खर्च के लिए देती हूँ। अगर नहीं देती तो मुझसे छीन लेते हैं। सिर्फ 10,000 मेरे पास बचते हैं। मैं चाहती हूँ ये 10,000 हर महीने तुम्हें दे दूँ। अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो बोलो। वह आश्चर्य से उसके मुंह की तरफ देखता हुआ बोला, पागल हो क्या? एक अनजान लड़के के लिए हर महीने 10,000 रुपये खर्च करने के लिए कह रही हो? वह बोली, सवाल मत कर, बता, तू मेरे लिए आईएएस फाइट करेगा? पवन सदमे में आ गया, बोला, क्या चाहती हो? वह बोली, कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि तू आईएएस ही बने। नीचे की रैंक मुझे पसंद नहीं है। वह दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं आईएएस बनूंगा, मगर इसके बाद क्या? वह निर्विकार भाव से बोली, उसके बाद कुछ नहीं, तू नौकरी लगने के बाद मेरे पैसे लौटा देना। वह संकित स्वर में बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ी हेल्प, तुम मुझे 500 रुपये ही दे दो। कविता बोली, शायद मैं तुझे सनकी या पागल लग रही हूँ, मगर मेरी छोड़ो, अपने बारे में सोचो। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। मैं वादा कर रही हूँ ना, जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाता तब तक तुझे पैसे देती रहूंगी। हाँ, तू कमजोर निकला, जॉब नहीं लगी, तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उसका एक ही उपाय है, अगर जॉब न लगे तो चुपके से यहाँ से भाग जाना। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। पवन बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? कविता बोली, आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? मंजूर है तो बोलो, वरना चलते बनो। वह फिर संकित स्वर में बोला, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा? कविता बोली, नहीं। वह बोला, माँ कहती है अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा हो तो मत लेना, उसमें जरूर कपट छुपा होता है। वह खड़ी होती हुई बोली, ये ले लो 500 रुपये। आईएएस बनना तुम्हारी बस की बात नहीं है। वह उठकर चलने लगी तो पवन बोला, मैं बनूंगा आईएएस, मुझे मंजूर है तुम्हारा प्रपोजल। वह कुछ न बोली, सिर्फ मुस्कुराती। इसके बाद उसने अपने घर के नज़दीक ही उसे एक सस्ता सा कमरा किराए पर दिलवाया। जगह भी ऐसे देखी जहाँ ज़्यादा शोर शराबा न होता हो। फिर उसे पहले महीने की किस्त 10,000 रुपये देने के लिए उसके कमरे में गई। पवन अपनी तैयारी में लग गया। कविता की माँ को जब ये सब पता चला तो बोली, पागल हो गई है क्या? एक अनजान लड़के पर इतने पैसे लुटा रही है। एक बार चोट खा कर भी तेरी समझ में नहीं आया क्या? ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपना देखती है। कविता बोली, चोट का इलाज ही चोट है माँ। एक अनजाने में लगी दूसरी जानबूझकर खाना चाहती हूँ। माँ बोली, कोई और लड़का मिल जाएगा, यूँ पैसे मत उड़ा। शादी पर बहुत पैसे लगेंगे, इसीलिए पैसा जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तेरे भाई ने हाथ खड़ा कर दिया है। वह बोली, पैसे ही तो जोड़ रही हूँ माँ, पवन को दे रही हूँ, वह नौकरी लगते ही एक साथ सारे पैसे लौटा देगा। माँ बोली, तू बहुत भोली है, इसीलिए लोग तुझे ठग लेते हैं। मनोज को सरकारी जॉब के लिए तुमने ही तो मोटिवेट किया था, मगर अंजाम क्या हुआ? क्लर्क बनते ही छोड़ दिया तुझे। तू उसे मामूली लड़की लगने लगी। कविता ने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, उस क्लर्क को ही तो उसकी औकात याद दिलानी है माँ। बहुत दुखता है माँ, यहाँ कलेजे में एक पत्थर सा बन गया है, पिघलता ही नहीं है। कहते हुए उसकी आंखों के आंसू उतर आए। पर माँ, भैया भाभी को कुछ मत बताना, वो तो शालू की शादी की
तैयारियों में बिजी हैं। 2 महीने तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद पवन ने परीक्षा दी। परीक्षा देकर वह गांव चला गया। आईएएस बनना इतना आसान कहाँ होता है। देश के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट लाखों की संख्या में परीक्षा देते हैं। चयन लगभग 1000 का ही होता है। जब रिजल्ट आया तो पवन कुछ अंकों से रह गया। रिजल्ट आने के अगले दिन ही वह गांव से लौट आया था। वह कविता के पास आया और बोला, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मैंने बहुत कोशिश की मगर फेल हो गया। अब और नहीं पढ़ूंगा, गांव में रहकर कोई काम करूंगा। कविता बोली, ये पैसे वापस गांव भेज दो। तुम शायद किसी से ब्याज पर लाए हो। तुमने वादा किया था कि नौकरी लगने के बाद पैसे लौटाओगे, इसीलिए मैं ये पैसे नहीं लूंगी। वह बोला, स्वाभिमानी हूँ, मेरा भी अपना जमीर है। तुमने वक्त पर मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। ये अपने पैसे पकड़ो, मैं चला। कविता बोली, हार कर जा रहे हो? अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कहाँ हुआ है। एक मौका और दो खुद को। पढ़ाई में इतने वर्ष खराब हो गए, 1 साल और खराब कर दो। पहले अटेम्प्ट में बहुत कम लोग आईएएस बनते हैं। वह बोला, तुम्हारा कर्जा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सफल नहीं हुआ तो कहाँ से चुकाऊंगा। कविता बोली, तुम घर जाने के ही काबिल हो, जाओ। तुमसे नहीं होगा। अगर होता तो फेल होने की बात नहीं करते। ये सोचो कि हर हाल में सफल हो जाओगे, फिर कर्जा चुकाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर वह एक और कोशिश करने के लिए रुक गया। इस बार खाना भी कविता बनाकर माँ के हाथ भेज देती थी, ताकि खाना बनाने में उसका समय खराब न हो। इधर सालू की बारात आने वाली थी। कविता बार बार भाभी से मना कर रही थी, यह शादी रोक दो, अभय अच्छा लड़का नहीं है। तू फिर से शुरू हो गई। मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जाता। अब जा अपनी मनहूस शक्ल लेकर। शादी में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्रिया चरित्र सही नहीं लगती मुझे। तुझे क्या लगता है कि मुझे और तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। आजकल उस भिखारी पवन नाम के लड़के पर डोरे डाल रही है। तेरी जिंदगी है, तुझे जैसा जीना है जी। हमें तुझसे कोई वास्ता नहीं है। अब मेरे रास्ते से हट। मनहूस कहीं की। अपनी शादी तोड़कर मेरी बेटी का दुनिया बसने से पहले उजाड़ने चली है। इतना कहकर रजनी सालू के कमरे से चली गई। कुछ दिनों में सालू की शादी अभय से हो गई और वह ससुराल पहुंच गई। इधर कविता ड्यूटी से आने के बाद पवन को एक बार देख आती थी। कमरे की कुछ साफ सफाई भी कर देती थी। मुख्य परीक्षा के कुछ ही दिन बचे थे, तब कविता ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह सुबह 4 बजे जाकर उसे उठाती थी, चाय बनाकर देती थी। वह टाइम पर नहीं उठता तो डांट देती थी। फिर पवन की परीक्षा भी हो गई। सारे पेपर बढ़िया गए। पेपर देने के बाद वह अपने घर लौट गया। इस बार कविता को पूरा भरोसा था कि वह सफल हो जाएगा। जैसी आशा थी वही हुआ। पवन पास हो गया। उसे अच्छी रैंक मिली। इस कारण उसका आईएएस बनना तय था। रिजल्ट आने के बाद पवन को गांव, स्कूल, कॉलेज और कई अन्य जगहों पर उसका स्वागत सत्कार किया गया। सब जगह से बधाइयाँ मिलने लगी। जल्दी से उसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया और उसे सरकार की तरफ से बड़ा बंगला, गाड़ी सब मिल गया। उसने ड्यूटी ज्वाइन किया। हाँ, कविता ने उसे रिजल्ट के तुरंत बाद बधाई के लिए फ़ोन किया था, पर थोड़ा बात करके उसने फ़ोन रख दिया था। उसे कविता से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। कविता को लगा शायद वह भी मनोज की तरह मुझे इग्नोर कर रहा है। कुछ दिन बाद पवन अपने सफलता के सेलिब्रेशन में बिजी हो गया। दोस्त यार पार्टी मांग रहे थे।
उसने अपने बंगले में सबको पार्टी दी। शहर के सब रईस लोग, सरकारी कर्मचारियों को, केतकी जी और कविता को भी बुलाया गया। मनोज क्लर्क भी उस पार्टी में पहुंचा। कविता लाल रंग की साड़ी पहनी हुई उस पार्टी में पहुंची। आज वह बहुत सुंदर लग रही थी। पवन की नजरें जब उससे मिली तो उसे देखता ही रह गया। कविता ने इशारों से बोला, क्या हुआ? पवन ने गर्दन ना में हिलाया। फिर सब पवन को उसकी सफलता के लिए बधाई दे रहे थे। पवन के माता पिता खूब आशीर्वाद देने लगे। बेटा, तू खूब तरक्की कर, बड़ा मेहनत किया है तूने। तभी पत्रकारों की लाइन लग गई। पवन का इंटरव्यू होने लगा। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से घर घर टीवी पर दिखाया जा रहा था। कविता के भाई भाभी भी यह सब गौर से टीवी में देख रहे थे। एक पत्रकार ने पवन से सवाल किया, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? वहां पर उपस्थित सभी लोग उसके जवाब को बड़े गौर से सुन रहे थे। पवन कह रहा था, मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को है जो यहाँ पर उपस्थित है। उसके बारे में इतना ही कहूँगा, वह बहुत प्यारी है। उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो हार चुका था, मगर उसने मुझे फिर से खड़ा किया। मैं फिर से हार गया। उसने दोबारा मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी सारी पढ़ाई, कोचिंग और दिल्ली जैसे शहर में रहने का खर्च उठाया। फिर पत्रकार बोला, उसका नाम क्या है? वह बोला, उसका नाम कविता है। मेरा तो स्वाभिमान है। अपना आगे का जीवन मैं उसके त्याग और समर्पण के लिए अर्पित करता हूँ। पत्रकार ने पूछा, सर, क्या आप उससे शादी करने वाले हैं? पवन का जवाब सुनने के लिए कविता की तो सांसें अटक गई, धड़कन जैसे ठहर गई, दिल धक धक करने लगा। पवन मुस्कुराते हुए बोला, अगर वह हाँ कहेगी तो मैं उसके साथ ही सारा जीवन बिताना चाहूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे कोई संभाल के नहीं रख सकता। इतना सुनते ही कविता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दिल में मीठा मीठा सा दर्द होने लगा। कलेजे में एक हुक सी उठी और फिर वह फपक फपक कर रोने लगी। उसने पवन से कभी प्यार का इजहार नहीं किया था, ना कोई शर्त रखी थी। वह तो अपने आप ही उसका हो गया था। उसने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। फिर पत्रकार ने कहा, सर, आपने कहा वह शख्स यहाँ मौजूद है। हाँ तो? पत्रकार ने अनाउंस किया, क्या कविता जी, कृपा करके स्टेज पर आइए, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। पवन खुद उसे लेने के लिए स्टेज से नीचे उतरा और उसके पास गया तो सबकी नजरें उन्हीं को देख रही थी। हमेशा डांट कर बातें करने वाली कविता आज उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर संयम रखते हुए बोली, अपनी पहली सैलरी मेरे पास भेज देना और जाते समय पूरा हिसाब ले जाना, मैंने लिख रखा है। फिर पवन ने सबके सामने धड़कते दिल से बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरी सारी सैलरी की हकदार बन जाओ। सुनते ही कविता का दिल जोर से धड़का। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान हलक में अटक गई थी। वह आगे बोला, मुझे तू हमेशा के लिए चाहिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी डांट खाते हुए जीना चाहता हूँ। वह घबरा गई थी, बोली, मैं एक मामूली लड़की हूँ। मुझे तो एक क्लर्क ने ठुकरा दिया था। तुम्हें तो बहुत पढ़ी लिखी आईएएस लड़कियां मिल जाएंगी। वह बोला, तू मामूली नहीं है, तू बेहद खास है। मैं जानता हूँ, एक क्लर्क ने तुमसे सगाई तोड़ ली थी। इस बात का मुझे पता चला तो मैंने दुगनी मेहनत से तैयारी की थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारा बनना था। सच बताऊं तो पहली बार फेल होने के बाद जब मैंने दोबारा तैयारी शुरू की थी, तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे तुम्हारे लिए यूपीएससी फाइट करनी है। तुम्हें आईएएस की पत्नी बनाना है, ताकि वो क्लर्क जब कभी तुम्हें मिले तो तेरे सामने नजरें न उठा सके। मनोज तो कविता के पास ही खड़ा था।
पवन ने कहा, मिस्टर मनोज, यह मेरी होने वाली पत्नी कविता है, मेरी प्रेरणा, मेरा सब कुछ। अच्छा हुआ आपने इसे ठुकरा दिया। अगर नहीं ठुकराते तो मेरी किस्मत बुलंदियों पर कैसे पहुंचती। आज जो कुछ भी हूँ इसी के बदौलत हूँ। मनोज सच में आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने सगाई तोड़ते समय बड़े गर्व से बोला था, तेरी औकात नहीं है सरकारी क्लर्क की बीवी बने। पर आज वह एक आईएएस ऑफिसर की होने वाली बीवी थी। सारे मेहमान मनोज को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। आज मनोज भी पछता रहा था कि उसने कविता जैसे कोहिनूर हीरे को तराशने में गलती कर दी। पवन की बातें कविता के दिल के जख्मों पर मरहम बनकर दर्द मिटा रही थी। उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। सुनो, मुझे तुम्हारी लत लग गई है, प्लीज मेरा हाथ थाम लो, कहते हुए घुटनों के बल पर बैठ गया। इधर टीवी पर कविता के भाई संजय और भाभी रजनी ने जब कविता को आईएएस ऑफिसर के बंगले में देखा तो रजनी ने अपनी उंगलियों को अपने दांतों से कसकर काटा। कहीं वह सपना तो नहीं देख रही है। यह मनोज लड़की फर्श से अर्श पर पहुंच गई। वह तो बेहोश होते होते बची। फिर कुछ ऐसी बात हुई कि रजनी सच में बेहोश हो गई। उसी समय सालू रोते हुए घर आई। माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? तू तो दामाद जी के साथ विदेश घूमने गई थी। माँ, मेरे संग धोखा हुआ है। बुआ सही कह रही थी, वह लड़का अच्छा नहीं है, उसके 4 लड़कियों से अफेयर है। यह देखो, मैंने उसकी दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो बनाए हैं। वह मुझसे झूठ बोलता रहा, उसने मुझे धोखा दिया है। मेरी सारी दौलत गहने सब बेच खाया है। माँ, वह लोग तो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं, मैं तो बर्बाद हो गई। जब मैंने आवाज उठाई तो उसके माँ पिता ने मुझे बहुत मारा। यह देखो, मेरे हाथ में चोट के निशान हैं। यह सब सुनकर रजनी के कलेजे में आग लग गई। सदमे से वह बेहोश हो गई। उधर पार्टी में कविता से अब ज्यादा देर नहीं रुका गया। वह झटके से पवन के सीने से चिपक गई। फिर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू पवन के शर्ट को गीले करने लगे। यह सब देखकर सारे मेहमानों ने तालियों से उन दोनों जोड़ियों का स्वागत किया। पवन और कविता ने केतकी जी का आशीर्वाद लिया। जब पार्टी समाप्त हुई तो कविता पवन को लेकर अपने घर आती है तो देखती है रजनी भाभी बेहोश पड़ी है। तो केतकी जी घबरा कर पूछती हैं, क्या हुआ बेटा बहू को? संजय बोला, माँ, कर्म फल लौट कर आता है। हमने कविता के साथ गलत किया तो हमारे संग अच्छा कैसे हो सकता है? फिर शालू ने बुआ को अपनी सारी बातें बताई और उसके गले लगकर रोने लगी। पवन बोला, शालू, तुम घबराओ मत, मेरे रहते हुए मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा और उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। सारे सबूत मुझे दे दो। यह सुनकर रजनी हाथ जोड़कर कहने लगी, पवन, आप इस घर के दामाद बने भी नहीं और आपने अपने फर्ज निभाने शुरू कर दिए। मुझे माफ कर दो कविता, तू तो हमारा भला चाहती थी, हमने ही तेरी बात नहीं मानी। सबूतों के आधार पर अभय को तो गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद रजनी और उसके भाई ने कविता की शादी पवन के साथ बड़ी धूमधाम से की। कविता की आगे की जिंदगी बड़ी खुशी से कट रही थी। दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं होता। कभी भी हमें रुतबे का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दुखों से हिम्मत हारनी चाहिए। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।